स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर। मैं हूं प्रीति सिंह। शुरुआत सुर्खियों के साथ। केंद्र सरकार ने छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में 0.4% तक का किया इजाफा। नई दरें 1 अक्टूबर 2018 से 31 दिसंबर 2018 तक के लिए प्रभावी। पीपीएफ पर 8% और सुकन्या समृद्धि योजना पर 8.5% मिलेगा ब्याज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रखेंगे इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर की आधारशिला। 25,700 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से दिल्ली के द्वारका में होगा तैयार। व्यापार, उद्योग और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा। भारत की बदलाव यात्रा में साझेदार बने रोमानिया के कारोबारी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने दिया निवेश का न्योता। व्यापारिक सहयोग बढ़ाने के लिए दोनों देशों के चैंबर ऑफ कॉमर्स के बीच 3 अहम करार। स्वदेश रवाना होने से पहले आज भारतीय समुदाय को करेंगे संबोधित। मुंबई से जयपुर जा रहे जेट एयरवेज के विमान में हुई केबिन प्रेशर की समस्या। उड़ान के दौरान 30 से ज्यादा यात्रियों की बिगड़ी तबीयत। सरकार ने डीजीसीए से मांगी रिपोर्ट। रोस्टर ड्यूटी से हटाए गए क्रू मेंबर। और आतंकवाद के खिलाफ भारत की कार्रवाई को अमेरिका ने सराहा। अमेरिकी विदेश विभाग की सालाना कंट्री रिपोर्ट ऑन टेररिज्म जारी। कहा, पाकिस्तान स्थित जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा जैसे आतंकी गुट लगातार पैदा कर रहे हैं क्षेत्रीय संकट। छोटे निवेशकों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर के लिए छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में इजाफा कर दिया है। इस तिमाही के लिए ब्याज दरों में 0.4% तक का इजाफा किया गया है। छोटी बचत योजनाओं में पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, किसान विकास पत्र और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट प्रमुख हैं। नई दरें 1 अक्टूबर 2018 से 31 दिसंबर 2018 तक के लिए लागू हैं। इस अवधि में पीपीएफ पर 8%, किसान विकास पत्र पर 7.7% और सुकन्या समृद्धि योजना पर 8.5% की दर से ब्याज मिलेगा। किसान विकास पत्र अब 118 महीने के बजाय 112 महीने में ही मैच्योर होगा। हालांकि बचत खातों की जमा पर मिलने वाली ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इन पर 4% की दर से ही ब्याज मिलेगा। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के दायरे में आने वाले बीमित व्यक्तियों के लिए एक नई योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत ये प्रावधान किया गया है कि अगर कोई कर्मचारी किसी कारणवश नौकरी से अलग हो जाता है तो उनको अगले 3 महीने तक श्रम मंत्रालय आर्थिक सहयोग देगा। ईएसआई निगम ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के तहत कवर किए जाने वाले बीमित व्यक्तियों के लिए अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत बीमित व्यक्ति को बेरोजगारी और नई नौकरी तलाशने की स्थिति में उनके बैंक खाते में सीधे भुगतान किया जाएगा, जिससे उन्हें राहत मिलेगी। ईएसआई निगम ने सुपर स्पेशलिटी उपचार का फायदा उठाने के लिए अर्हता स्थितियों में रियायत देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है, जिसमें पहले के 2 वर्षों के बीमा योग्य रोजगार अवधि को घटाकर 6 महीने कर दिया गया है और इसके लिए 78 दिनों के अंशदान की जरूरत होगी। इसके अलावा बीमित व्यक्तियों के आश्रितों के लिए सुपर स्पेशलिटी उपचार का लाभ उठाने की अर्हता में भी छूट दी गई है। इसे 1 वर्ष के बीमा योग्य रोजगार तक घटा दिया गया है, जिसमें 156 दिनों का अंशदान होगा। बीमित व्यक्तियों की मृत्यु पर दिए जाने वाले अंत्येष्टि व्यय में बढ़ोतरी करके इसे मौजूदा 10,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए करने का भी प्रस्ताव किया गया है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने कल आयोजित 175वीं बैठक में ऐसे कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने की। एक बार में 3 तलाक से जुड़े अध्यादेश को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अध्यादेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। विधि और न्याय मंत्रालय ने कल शाम अधिसूचना जारी करके ये जानकारी दी। इससे पहले कल केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में अध्यादेश को मंजूरी दी गई थी। इसमें 3 तलाक देने वाले पति के लिए 3 साल की सजा का प्रावधान है। तलाक ए बिद्दत यानी एक बार में 3 तलाक देने को सरकार ने अब अध्यादेश के जरिए दंडनीय अपराध बनाने को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा में विपक्ष के अवरोध के चलते अटका हुआ है। उन्होंने बताया कि पिछले साल जनवरी से मौजूदा सितंबर महीने तक 3 तलाक के 430 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि मुस्लिम महिलाओं के साथ होने वाले इस अन्याय की वास्तविक संख्या कहीं ज्यादा है।
उन्होंने कहा कि बेहद आवश्यक होने के चलते सरकार ने अध्यादेश लाने का फैसला किया है। There was a compelling necessity to come with an ordinance. There was an overpowering urgency to come with an ordinance. दुनिया के 22 इस्लामिक मुल्कों में 3 तलाक को नियंत्रित किया गया है, लेकिन भारत ऐसे सेक्युलर मुल्क में बड़ी संख्या में हमारी खवातीन बेटियों बहनों के साथ नाइंसाफी हो रही थी। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रथा पर रोक लगा दी थी, लेकिन फिर भी मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक देने का सिलसिला जारी है। उन्होंने कहा कि बीते मानसून सत्र में राज्यसभा में विपक्ष ने लोकसभा से पहले ही पारित हो चुके इस विधेयक को पारित नहीं होने दिया। रविशंकर प्रसाद ने सोनिया गांधी समेत विपक्षी नेताओं से वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठकर इस पर समर्थन की मांग की। सोनिया जी, ये अध्यादेश देश हित में लाया गया है। सोनिया जी, ये अध्यादेश देश की नारी के इंसाफ के लिए लाया गया है। मैं आपसे अपील करूंगा कि वोट बैंक की चारदीवारी से ऊपर उठकर इंसानियत और इंसाफ के लिए आपका समर्थन हो। हालांकि इस बीच कांग्रेस ने 3 तलाक पर अध्यादेश लाने को चुनावों से पहले की राजनीतिक कवायद बताया है। अगर व्यक्ति जेल चला जाएगा तो उस गरीब असहाय मुस्लिम महिला को भत्ता कौन देगा, उसके बच्चों का खर्चा कौन देगा, उसकी रोजी रोटी चलाने का खर्चा कौन देगा। इसलिए कानून में इस संशोधन को हमने सुझाया था, पर मोदी सरकार इसे राजनीतिक फुटबॉल अधिक और मुस्लिम महिलाओं के साथ न्याय का मामला कम बनाना चाहती है। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने जब ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक करार दिया था, तब सरकार ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक तैयार किया था। विधेयक लोकसभा से पहले ही पारित हो गया, लेकिन कांग्रेस समेत विपक्षी दल कई प्रावधानों पर अब तक असहमत हैं। हाल में सरकार ने इन मांगों के अनुरूप विधेयक में संशोधन करते हुए कई मांगों को शामिल कर लिया था। इसके तहत पुलिस तभी कार्रवाई करेगी जब पीड़ित पत्नी या उसके किसी करीबी रिश्तेदार की तरफ से FIR कराई गई हो। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने 3 तलाक के खिलाफ अध्यादेश को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि अब उन दलों को इस पर विचार करना चाहिए जिन्होंने वोट बैंक की खातिर मुस्लिम महिलाओं को उनके हाल पर छोड़ दिया। अमित शाह ने कहा कि अब मुस्लिम महिलाएं भी गरिमा के साथ जीवन जी सकेंगी। वहीं कई मुस्लिम महिलाओं ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। जो सरकार ने जो अध्यादेश पारित किया और लॉ जो आएगा तो ये काफ़ी बेनिफिट रहेगा और मुस्लिम समुदाय में मुझे लगता है काफ़ी उन्नति होगी और जो और भी जो कुरीतियाँ हैं मुस्लिम समुदाय में तो मुझे ऐसा लगता है कि मुस्लिम समुदाय आगे आएगा और इनसे छुटकारा पाने के लिए और अपने टाइम्स की आज की मतलब टाइमिंग और जनरेशन को देखते हुए, आज का युग देखते हुए अपनी जो ये सोशल कुरीतियों के विपक्ष में आवाज़ उठाएगा। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति यानी CCEA की बैठक में कल कई अहम फैसले लिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में CCEA ने 3,466 करोड़ रुपए की संशोधित लागत पर बांध पुनः स्थापन और सुधार परियोजना के संशोधित लागत अनुमान को मंजूरी दी। 198 बांधों की सुरक्षा और उनकी संचालन में सुधार और व्यापक प्रबंधन प्रणाली के साथ संस्थागत मजबूती के लिए विश्व बैंक वित्तीय सहायता देगा। 3,466 करोड़ रुपए की परियोजना में 2,628 करोड़ रुपए विश्व बैंक देगा। CCEA ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाने को भी मंजूरी दी। इसके अलावा आंगनबाड़ी सेवाओं के तहत आंगनबाड़ी सहायिकाओं को काम के अनुरूप प्रोत्साहन राशि दिए जाने को भी मंजूर किया गया। इसके लिए 1 अक्टूबर 2018 से 31 मार्च 2020 तक केंद्र सरकार के हिस्से के रूप में कुल 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया जाएगा। इससे करीब 27 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लाभान्वित होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं से संवाद में पिछले दिनों मानदेय बढ़ाने का ऐलान किया था। आंगनवाड़ी वर्कर्स का पहले अनुरोध था 3,000 रुपया पर महीना, अब ये बढ़कर हो गया 4,500 पर महीना, तो पूरे 1,500 रुपये की बढ़त हुई है। और आंगनवाड़ी वर्कर जो है, जिसको हम मिनी आंगनवाड़ी सेंटर भी कहते हैं, वो पहले 2,250 मिलता था उनको, अब वो बढ़कर 3,500 हो गया है। और जो आंगनवाड़ी हेल्पर हैं, जिनको सिर्फ 1,500 मिलता था, उनको भी 2,250 मिलेगा।
वहीं देश भर से आए आंगनबाड़ी के 100 से अधिक कार्यकर्ताओं ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इन महिलाओं ने मानदेय में बढ़ोतरी पर खुशी जताई और इसके लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री ने इस बात पर खुशी जताई कि पूरे देश से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उनसे मिलने पहुंची। प्रधानमंत्री ने बच्चों को पोषक तत्वों से भरपूर आहार को जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि जीवन में इसका खास महत्व है और ये बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा कि सितंबर में चलाए जा रहे पोषण माह से इस मामले में जो गति आई है वो थमनी नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आशा कर्मियों से मुलाकात की और आशा कार्यकर्ताओं ने मानदेय में बढ़ोतरी के लिए प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा किया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के द्वारका में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर की आधारशिला रखेंगे और समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करेंगे। द्वारका के सेक्टर 25 में तैयार किया जा रहा ये सेंटर विश्व स्तरीय एग्जीबिशन सह कन्वेंशन सेंटर 221 एकड़ क्षेत्र में बनाया जाएगा। कन्वेंशन सेंटर को अत्याधुनिक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इस सेंटर को तैयार करने की अनुमानित लागत 25,700 करोड़ रुपए होगी। ये सेंटर भारत में सबसे बड़ा इंडोर प्रदर्शनी स्थल होगा। गुणवत्ता के लिहाज से कन्वेंशन सेंटर की सुविधाएं विश्व के श्रेष्ठ केंद्रों की जैसी होंगी और इसमें अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय आयोजनों के साथ साथ बैठकों, सम्मेलनों, प्रदर्शनियों और ट्रेड शो जैसे आयोजन किए जाएंगे। इससे व्यापार उद्योग को बढ़ावा मिलने के अलावा रोजगार के 5 लाख से अधिक अवसरों का सृजन होगा। ये केंद्र औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग यानी DIPP की तरफ से स्थापित सरकारी कंपनी इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर एंड एग्जीबिशन सेंटर लिमिटेड द्वारा बनाया जा रहा है। संसद के विभाग संबंधी स्थायी समितियों का 2018-19 के लिए फिर से गठन कर दिया गया है। संसद के दोनों सदनों में विभाग संबंधी स्थायी समितियों की संख्या 24 है। इनमें से 8 समितियां राज्यसभा के अधीन हैं। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने इन 8 समितियों के अध्यक्षों के साथ सभी समितियों में राज्यसभा के सदस्यों को मनोनीत किया है। समितियों में राज्यसभा के 10-10 सदस्य हैं जबकि लोकसभा से 21-21 सदस्य हैं। राज्यसभा के तहत वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति का अध्यक्ष नरेश गुजराल को बनाया गया है, जबकि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति का अध्यक्ष प्रोफेसर राम गोपाल यादव, गृह संबंधी स्थायी समिति का अध्यक्ष पी चिदम्बरम, मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति का अध्यक्ष सत्यनारायण जटिया, उद्योग संबंधी समिति का अध्यक्ष RCP सिंह, विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति का अध्यक्ष आनंद शर्मा को बनाया गया है। कार्मिक, लोक शिकायत और विधि और न्याय संबंधी समिति का अध्यक्ष भूपेंद्र यादव और परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी समिति का अध्यक्ष डेरेक ओब्रायन को बनाया गया है। विभाग संबंधी स्थायी समितियां सरकार के सभी विभागों और मंत्रालयों के कामकाज पर निगाह रखती है। संसद की भले ही साल भर में 70 के आसपास बैठकें होती हों, लेकिन संसदीय समितियों की साल भर में 400 से अधिक बैठकें होती हैं। सभापति ने बीते सत्रों में समितियों के कामकाज पर प्रसन्नता जताई थी। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी। और अब बात उपराष्ट्रपति के रोमानिया दौरे की। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने रोमानिया के कारोबारियों को भारत की बदलाव यात्रा में साझेदार बनने का न्योता दिया है। भारत रोमानिया बिजनेस फोरम में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि कारोबार को आसान बनाने के मकसद से सरकार आर्थिक सुधार की दिशा में सभी उपाय कर रही है। स्वदेश रवाना होने से पहले उपराष्ट्रपति आज बुखारेस्ट में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने रोमानिया के कारोबारियों को भारत की बदलाव यात्रा में साझेदार बनने का न्योता दिया। बुखारेस्ट में भारत रोमानिया बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आर्थिक सुधार के लिए उठाए गए कदमों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सरकार कारोबार को आसान बनाने के लिए सभी तरह के प्रयास कर रही है। He also gave an open call. People might have talked earlier of a red tape delay. Now he said it is red carpet. Whoever want to come to India, want to invest, invite them with open arms. Then he said ease of doing business. Any problems for the businessman, they should be addressed by the respective wings of the government. Then ease of approvals, getting permissions is also another important aspect. Ease of permissions also has been given.
उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत 8% से ज्यादा के विकास दर से प्रगति कर रहा है। भारत को दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बताते हुए उन्होंने रोमानिया के कारोबारियों को भारत में निवेश का न्योता भी दिया। The Deputy Prime Minister said she is in mad love with India. That means Indian culture, Indian heritage. I appeal to all of you, you also visit 2-3 times, you will also be in mad love. Because that is the attraction of that great country. It's not because of my country I'm saying it. Once you come there, you will naturally get attracted. And the transformation that's happening will make it much more stronger in the coming days. Let us join together to take our bilateral relations to a much higher level and have close cooperation. Let us try to understand each other. Let us try to reach each other. Let us try to appreciate each other. Let us try to move together. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इस मौके पर आयुष इंफॉर्मेशन सेल का शुभारंभ किया। साथ ही आयुर्वेद इन रोमानिया नामक पुस्तक का भी विमोचन किया। इससे पहले बुधवार को बुखारेस्ट चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने CII, एसोचैम और PhD CCI के साथ 3 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर भी किए। बुखारेस्ट से राजकमल राव, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कल बुखारेस्ट में रोमानिया के प्रधानमंत्री वियोरिका डेंसिला से प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों नेताओं के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने ICT, दवा विनिर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक, एग्री फूड और पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर बात की। दोनों देशों के बीच पर्यटन के क्षेत्र में सहमति पत्र पर भी हस्ताक्षर हुए। साथ ही हवाई संपर्क बढ़ाने, वीजा मिलने में आसानी और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति ने रोमानिया के नागरिकों में आयुर्वेद को लेकर मजबूत स्वीकृति पर खुशी जताई। Our cooperation can lead to faster growth of our economies further. We intend to deepen and diversify economic and technological cooperation between our countries. India-Romanian annual bilateral trade has risen to $810 million in 2017-18, a 40% increasing over the last year. और इससे पहले उपराष्ट्रपति ने बुधवार को रोमानिया के राष्ट्रपति के साथ आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, व्यापार, अर्थव्यवस्था सहित कई अहम वैश्विक मुद्दों पर बात की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भारत रोमानिया के बीच संबंधों की मजबूती पर खास जोर दिया। भारत और रोमानिया के बीच अहम समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी हुए हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज रोमानिया के राष्ट्रपति HE मिस्टर क्लॉस वर्नर लोहानिस के साथ उच्च स्तरीय वार्ता की। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने वैश्विक आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, व्यापार, अर्थव्यवस्था और दूसरे वैश्विक मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को स्थापित करने पर जोर दिया। उपराष्ट्रपति ने इसे द्विपक्षीय रिश्तों का आधार बताया। The morning's talks with the Honorable President and his delegation were very meaningful and very productive. We acknowledge the long-standing excellent relation between India and Romania, reviewed bilateral and multilateral cooperation, and reaffirmed the mutual desire to comprehensively strengthen our partnership across the political, economic, science and technology, culture and people-to-people domain. We focused on strengthening our trade and investment. पहले रोमानिया संसद की ऐतिहासिक इमारत में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू की रोमानिया की सीनेट के अध्यक्ष और रोमानिया के चैम्बर ऑफ डेप्यूटी के अध्यक्ष के साथ आपसी रिश्तों को लेकर वार्ता हुई। इसके बाद उपराष्ट्रपति दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में शामिल हुए। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने जनवरी 2019 से यूरोपीय यूनियन की अध्यक्षता की जिम्मेदारी के लिए रोमानिया को शुभकामनाएं दी। I convey best wishes for the upcoming presidency of Council of European Union in January 2018. Romania has emerged as a respected leader in the Balkans. We appreciate Romania's spirit to succeed and have faith in its efforts for a better tomorrow. बैठक के बाद भारत और रोमानिया के बीच पेट्रोलियम और गैस से जुड़े समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। दोनों नेताओं ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने आतंकवाद के खिलाफ साझा लड़ाई पर भी जोर दिया। I am glad
that we agreed that we shall work towards enhancing already excellent trade relations. I am also glad that Petroleum University of Policia, Romania and Pandit Deendayal Upadhyaya Petroleum University, Gandhinagar, Gujarat, signing an MOU for capacity building and mutual trade. We have to create the needed atmosphere and global consensus to fight terrorism, which is a menace for the humanity. उपराष्ट्रपति की ये यात्रा भारत रोमानिया के संबंधों के 70 साल पूरा होने के मौके पर हुई है। उपराष्ट्रपति की इस यात्रा से रोमानिया के साथ अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, व्यापार और संस्कृति के क्षेत्र में विशेषज्ञता का आदान प्रदान करने में मदद मिलेगी। भारत के उपराष्ट्रपति और रोमानिया राष्ट्रपति के बीच में व्यापार, पर्यटन और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत और रोमानिया के रिश्तों को मजबूत करने की बात की गई है और द्विपक्षीय वार्ता में दोनों नेताओं ने किसी भी तरह का आतंकवाद को खंडन किया है। कैमरा पर्सन राज ठाकुर के साथ मैं रोमानिया प्रेसिडेंशियल पैलेस से राजकमल राव, राज्यसभा टीवी। मुंबई से जयपुर जा रहे जेट एयरवेज के विमान में आज सुबह केबिन प्रेशर की समस्या हुई। उड़ान के दौरान 30 से ज्यादा यात्रियों की तबीयत बिगड़ गई और विमान को वापस मुंबई लौटाना पड़ा। नागरिक विमानन मंत्रालय ने इस मामले में डीजीसीए से रिपोर्ट मांगी है। चालक दल के सदस्यों को रोस्टर ड्यूटी से हटा दिया गया है। डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ललित गुप्ता के मुताबिक क्रू मेंबर केबिन के प्रेशर को बनाए रखने वाले बटन को दबाना भूल गया था, जिसकी वजह से केबिन प्रेशर सामान्य नहीं रखा जा सका। फ्लाइट टेक ऑफ होने के बाद शुरू में ही इसमें एयर कंडीशन सिस्टम पहले डाउन हो गया और उसके बाद उसका जो एयर प्रेशर सिस्टम था वो डाउन होने की वजह से तुरंत ऑक्सीजन मास्क नीचे आ गए और पैसेंजर्स को कहा गया कि आप सब ऑक्सीजन मास्क से सांस लेना चालू रखें। और ये एक ऐसी स्थिति थी कि बहुत सारे लोग उसमें दिक्कत महसूस कर रहे थे। कुछ लोगों को नाक से ब्लीडिंग भी हुआ और सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी, सर में बहुत प्रेशर हो रहा था। और करीब 1 घंटे के बाद ये फ्लाइट फिर से बॉम्बे में इन्होंने लैंड करवाई। They have been examined by the doctor at this moment and most of them would have some amount of mild conductive deafness for some period of time till the problem in their ear or nose gets resolved. The doctors are looking at it, they are doing whatever tests are required including audiometry. At this point of time nobody needs to be admitted. सुप्रीम कोर्ट ने एसएल मैक्सिस डील मामले में जांच पूरी करने के लिए समय सीमा 3 महीने के लिए बढ़ा दी है। ये मियाद प्रबंधन निदेशालय की मांग पर बढ़ाई गई है। जांच एजेंसी की तरफ से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुनवाई के दौरान कोर्ट में कहा कि मामले से जुड़े कुछ आरोपियों के ईमेल की जांच की जानी बाकी है। उन्होंने जांच पूरी करने की मियाद कुछ महीनों के लिए आगे बढ़ाए जाने की मांग की। इससे पहले 13 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को 6 महीने में जांच खत्म करने का आदेश दिया था। जांच की सुस्त रफ्तार को लेकर कोर्ट ने ऐतराज भी जताया था। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि संघ आरक्षण व्यवस्था के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि लाभार्थी को खुद ये तय करना चाहिए कि आरक्षण की व्यवस्था कब तक लागू रहे। भविष्य का भारत विषय पर आरएसएस की व्याख्यानमाला के तीसरे और आखिरी दिन कल मोहन भागवत ने कई सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि जो नई जातियां आरक्षण मांग रही हैं उन पर उनसे जुड़े फोरम को विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आरक्षण से नहीं बल्कि आरक्षण की राजनीति समस्या है। ये बात ध्यान में रखिए, सामाजिक विषमता दूर करने के लिए संविधान में जितना जहां आरक्षण दिया गया है उसको संघ का पूरा समर्थन है और रहेगा। आरक्षण कब तक चलेगा इसका निर्णय जिनके लिए आरक्षण दिया गया है वही करेंगे। उनको जब लगेगा कि अब इसकी आवश्यकता नहीं हमको, तो फिर वो देखेंगे, लेकिन तब तक इसको जारी रहना चाहिए। ऐसा संघ का बहुत सुविचारित और जब से यह प्रश्न आया है चर्चा में तब से मत है, उसमें बदल नहीं हुआ है। अब क्रीमी लेयर को क्या करना और लोग मांगते हैं। सामाजिक आधार पर आरक्षण संविधान में है, संप्रदायों के आधार पर नहीं है, क्योंकि सभी संप्रदाय कभी ना कभी समाज के अग्रणी वर्गों में रहे हैं अपने यहां, तो उनके आरक्षण का क्या करना। अब और भी जातियां आरक्षण मांग रही है, उसका क्या करना, इसका विचार करने के लिए संविधान ने पीठ बनाए हैं, फोरम बनाए हैं, वो उसका विचार करें और उचित निर्णय दें।
आरक्षण समस्या नहीं है, आरक्षण की राजनीति ये समस्या है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत के साथ वार्ता प्रक्रिया शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। इमरान खान ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक से इतर भारत के विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के बीच बैठक का आग्रह किया है। इसी साल अगस्त में पाकिस्तान में नई सरकार के गठन के बाद इमरान खान की ओर से द्विपक्षीय वार्ता का ये पहला औपचारिक प्रस्ताव है। इमरान खान का ये पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस संदेश का जवाब है जिसमें उन्होंने दोनों देशों के बीच फलदायक और रचनात्मक संबंधों का संकेत दिया था। और इस समय आपको सीधा रोमानिया लिए चलेंगे जहां उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू इस समय चैम्बर ऑफ कॉमर्स को संबोधित कर रहे हैं। India and Europe Union, which is going on for the last 3 years. That's the need of the hour. I am confident with Romania becoming the president of the European Union in the coming January. The president has assured me that they will take it forward and try to conclude it earlier. I am very happy about it. Friends, the warm outreach of two nations' political leadership has created a fertile ground to reap the fruits of economic development. I am confident that sustained efforts will take our bilateral relationship to greater level. I am happy to note that Prahova Chamber has existing agreements with Indian business entities such as CIA, Confederation of Indian Industry, FICCI, and All India Association of Industries and Federation of Indian Export Organizations. You already have existing arrangements. These chambers are working together to generate business in both sides. Today, ASSOCHAM has also signed an MOU of cooperation with the Prahova Chamber. This is a welcome development. I am told that many Indian companies, as I mentioned, some of them are already doing business in Prahova County. Prahova County hosts the Oil and Gas Industry University of Royal City, which has signed a memorandum of understanding yesterday with Pandit Deendayal Upadhyaya Petroleum University in Gujarat, State of India. This energy is the future, is the potential. You are fortunate, you have that 4 refineries of the country situated in this region. With the signing of this memorandum of understanding between both the universities, you will have exchange of information, sharing of the knowledge, knowing the success stories and the way forward, the technological advancement also. I hope these MOUs as well as our interaction today will strengthen our economic and commercial relations. Friends, I can celebrate positive energy in this gathering, which can be channelized to forge economic linkages. Romanian business are looking towards India and are increasingly finding business toeholds in an outward-looking manner. At the same time, Indian investments in Romania is also increasing. I assure you that the government of India is really committed and working towards supporting these trends as we continue in our journey to realize the potential of our country. India is experiencing transformation on an unprecedented scale. India is the fastest growing major economy in the world with a growth rate of around 8.2% in the latest quarter. It may settle somewhere around 7+%. This is a report of the World Bank, International Monetary Fund, World Economic Forum, and also Asian Development Bank, Moody's ratings, all are confirming the same. India, with its huge size of population of 130 crore population, is a major country. A major country having that much economic growth is a very useful thing for the advancement of the world order. India is moving towards a knowledge-based society which aims to build a $5 trillion economy by 2025. This will make us the 3rd largest consumer market in the world by 2025. According to the World Bank and IMF, our growth rate is going to be steady and high. India has ranked 3rd in the World Economic Forum's list of most trusted governments in 2017. Moody's ratings has upgraded India's ratings on account of its economic reforms. India has jumped 42 places in the World Bank Ease of Doing Business index in the last 3 years.
We have resolved a number of regulatory and policy issues facing the business, investors and companies. More than 90% of the foreign direct investment approvals have been put on the automatic approval route. As a result, there has been a sharp rise in the FDI in the past 3 years, from 36 billion US dollars in 2013-14 to 60 billion US dollars in 2016 and 17. The significant upgrading of physical infrastructure, including roads, railways, airports, seaports, is itself evidence of the scale and scope of this task. Our Sagaramala project, Sagara means the sea, for instance, seeks to connect our long coastline and ports to the hinterland through internal waterways as well as improved existing arteries. We are adding 100 new regional airports, latest 100 new regional airports, and upgrading several hundred existing ones. Our objective is to reduce the logistic cost and the transaction time. We have launched flagship programs including Swachha Bharat, Clean India. The Prime Minister is attaching high importance to this program of Clean India and is involving people also the same. Clean India, Skill India, Make in India, Digital India, Industrial Corridor, Smart City Development, massive housing program, all these are all going on a big scale. I encourage Romanian companies to participate actively in this and reap the dividends from this profitable flagship program. India has opened up. Ease of doing business, ease of approvals, online approvals, automatic permissions. All these things are the order of the day. That's what is happening in India. Indian Prime Minister, Sri Narendra Bhai Modi, believes in total transformation. What we have learned over the 70 years, what we have seen around the globe. He wants to see that the best practice adopted for the betterment of the lives of the people of India. Keeping that in mind, he gave a 3-line advice. He said reform, perform and transform. Transformation of the nation. That is the purpose of the government, and the transformation is going on in full swing in India. I can assure you, anybody who has got some experience in the recent past will be impressed the way things are happening. The Prime Minister also is moving towards taking the entire country towards digitalization. 250,000 villages are going to be connected with optic fiber lines. That will make our job easy. And 326 million bank accounts have been opened recently because we believe in inclusive growth. And a separate bank for women and the weaker sections have been opened, Mudra Bank, to give loans for the small industry people and then self-employment people. And the government of India also has taken up a massive skill upgradation program. The Prime Minister created a separate ministry. Skill development, there is a ministry now created for this purpose. And because India, again because of ancient civilization, we have so much skills among the people. And what is required is upgradation. That's being done. In India, with all vast population, 65% of the population is below 35 years, around 35 years. So it's a great demographic dividend. We want to take advantage of the same. We are already strong in IT sector. Our boys and girls, they are around the globe. They are getting good name, and many of the multinational companies are led by Indians, including Microsoft. And also on the medical and healthcare, we are making massive progress, and India is becoming a healthcare destination, health tourism hub, I can tell you. A lot of new pharmaceutical companies are coming up, one of them is located in Romania also. And also, we are focusing on generic medicines. Generic medicines is the future, because other medicines, they are very costly, and their lobby, of course, they are trying to influence the entry of, stopping the entry of generic medicines to the market on large scale, because generic medicines are affordable. In the world, where there is a considerable population of the people below poverty line, middle class, you need generic medicines to reach. I also suggest to Romanian government and to also all the regions
please try the generic medicines and then visit our companies and then try to understand the progress that's being made there. In addition to this, exchange programs between universities we have opened up that also. A lot of students from India are here in Romania. A lot of students from here are also coming there, and then they are also being encouraged. Now we are also promoting yoga and also Ayurveda, an alternative form of medicine. I am very happy that the people of Romania are showing keen interest in Ayurveda. Yesterday we have also declared that we will conduct workshops and also we will give online advice on Ayurveda, which is a traditional medical system from ancient days in India. And also yoga. Yoga is a great science. It brings unity of mind and body. It disciplines our body as well as our thinking. That is also being welcomed by one and all across the globe. Wherever we are going, we are finding. I am happy that the Romanian Parliament allowed conduction of yoga in the Parliament premises. That's a very progressive step. So we have to strengthen our civilizational ties, our spiritual ties, and also cultural ties. Romania also has got a great heritage of culture. And India also is one of the oldest civilizations. Let us come together, exchange music, dance, literature, art, and other forms of culture. There are a lot of opportunities. So, as I have explained in detail, the opportunities that are available and the facilitation that's being given by the Government of India and the ease of doing business. Earlier, people used to complain about red tape, delay. Now it is red carpet. Whoever want to come and invest in India, they are being welcomed by the government. That's a state policy. Not only of the ruling party, broadly there is a consensus about reforms among all political parties. Recently we brought a new legislation which I can describe as a great revolutionary taxation transformation, GST, Goods Service Tax, that has widened the tax net of the country, reduced the tax rates, slabs, and increased the revenue of the government. Initially there were some problems. Any reform will have problems. And the Prime Minister also ably explained it, temporary pain for long-term gain. If you want to have long-term gain, there will be some temporary pain. Even if you have some disease, sometimes you get injection and then it will be painful. But that will finally help you to be cheerful. So that being the case, a lot of transformation is taking place in India. Once again, friends, today morning, myself and my delegation, we are very happy. And I am very happy, particularly very much impressed by the welcome you have provided in our language, in Hindi. Hindi is one of the important languages in India, spoken by a good number of people. There are other languages also. For your information, we have 760 languages. And we want to preserve those languages. Unity in diversity. We are a pluralistic society. We are a country which believes in the philosophy of Vasudhaiva Kutumbam. That is, the entire universe is one family. That's how. And we give value to family system, to joint families. That's the tradition of India. So with all this, there is vast scope for both of us to come together. Every country must preserve its culture, its heritage, and also its languages also. Every country for that matter. So that because you will be able to explain better in your mother tongue, the language that has come from others womb. So we must always encourage and learn other languages. Nothing wrong in learning as many languages as possible. Because now world is open. We are living in an era of LPG, liberalization, privatization, globalization. The entire world, globe, is like a small village. What is happening in Praha now will be known in my country in another few minutes. They will be discussing why our visit here and what is the progress being made, the presentations you have made, because everything will be put in the net and that will be reaching the people. So that being the case, let us have more and more exchange of visits, more and more interactions, and more investments on both sides. And I am happy, particularly as I told you, that we moved up to the capital and were able to see the countryside, and also which is a sign of
prosperity and growth. Thank you very much. Namaskar. Jai Hind. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के 3 देशों की यात्रा का आज आखिरी दिन है और इस वक्त वो रोमानिया में चैम्बर ऑफ कॉमर्स को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने रोमानिया के कारोबारियों को भारत में निवेश का न्योता दिया और उम्मीद जताई है कि रोमानिया और भारत के कारोबारी, सांस्कृतिक और पर्यटन के क्षेत्र में रिश्ते और मजबूत होंगे। उपराष्ट्रपति ने कहा कि कारोबार को आसान बनाने के मकसद से सरकार ने आर्थिक सुधार की दिशा में कई बड़े उपाय किए हैं, जिससे भारत में कारोबार को लेकर काफी सहूलियत बढ़ गई है, जिसका फायदा दोनों देशों के कारोबारी उठा सकते हैं। इसी के साथ खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।